अच्छा, अब हम करेंगे, मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आपका टॉपिक चल रहा है, इसमें मैंने एटम का बारे में मैंने आपको बता दिया था कि उसकी जनरल नॉलेज मैंने दी थी कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कि एटम को भी उसके फर्दर उसके तीन उसके सब एटॉमिक पार्ट होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। बीच में क्या होता हैगा, बीच में, यहाँ बीच में होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं ऑर्बिट में। और और जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये सब मैंने आपको थोड़ा डिटेल इन जनरल बताया था। बाकी पूरा डिटेल तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनकी डिस्कवरी, फिर उसके बाद में ये जो आपका न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी, फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल बताया कैसे एटम हो सकता है, वो बताने के बाद में फिर और सब चीज़ें बताऊंगी आपको मैं। अभी तो पहली वीडियो थी, आपको मैंने सिर्फ जनरल नॉलेज दी थी, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बुक में इतना डिटेल में नहीं होता, लेकिन बट क्योंकि एमसीक्यूज और वही बार बार कहती हूँ वो सब चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा आपके सपोज कोई वर्ड आपकी बुक में है तो उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है, तो उसी को मैं कोशिश करती हूँ कि कवर आपको मैक्सिमम कवर कर दूँ, और आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। जितने भी एमसीक्यूज आए कुछ आए तो वहाँ आप सारे मार्क्स आप गेन कर सको, क्योंकि ये चैप्टर, जितने भी चैप्टर आप सपोज जो 9th में कर रहे हैं वो चैप्टर 11th क्लास में है। तो जिन बच्चों को कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है तो उसके लिए इन 9th क्लास और 10th क्लास में हमेशा कहती हूँ बहुत प्रॉपर वे में करनी है। अदरवाइज यदि कुछ कंपटीशन तो वहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम, यदि ये चैप्टर प्रॉपर वे में नहीं करा तो 11th में बाकी होगी। इसका काफ़ी डिटेल में है कैसे डिस्कवरी वगैरह, अभी फिलहाल जितने आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है उतना मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की और इनकी सबकी डिस्कवरी क्यों हुई भाई, जैसे एटम का क्यों देखा गया कि एटम आगे सब एटॉमिक पार्ट है, कि मैंने बताया कि जैसे कॉम को हमने हेयर से रब करा, ग्लास रॉड को हम लोगों ने फर्स्ट से रब करा, तो रब करने के बाद में क्या देखा गया, या जैसे कि सपोज ग्लास रॉड को हमने फर्स्ट से करा, या फिर ग्लास रॉड को यदि आप बैलून पे भी रब करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो एक तरह से चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद में क्या करेगा, वो दूसरे चीजों को वो अट्रैक्ट करने लगता है जो अनचार्ज चीजें हैं। जैसे कि कॉम को हमने करा, ये तो कुछ ज्यादा सब लोग करते हैं, कॉम को रब करा या प्लास्टिक के स्केल को सर से आप अपने हेयर से रब करेंगे, तो जो छोटे छोटे ये जो पेपर के पीसेज हैं वो उसको अट्रैक्ट करने लगेंगे। वो जो है नहीं, सॉरी, वो उसको वो अट्रैक्ट करेगा कि पीसेज उसके पास आ जाए। ये जो ग्लास रॉड है या फिर प्लास्टिक का है वो करेगा। तो ये हुआ क्या कि कुछ पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पार्टिकल्स थे, कुछ पार्टिकल है, यानी कि इसमें जो मैटर है, मैटर एटम से बना है, तो एटम तो इधर से उधर मूव ऐसे नहीं कर सकते, नहीं निकल सकते, क्योंकि एटम से मिलके कोई मैटर बना है। यानी इसके अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि दूसरे में जा रहे हैं या वहां से इसमें आ रहे हैं, मतलब कि पार्टिकल्स का एक तरह से ट्रांसफर हो रहा है, उसी के कारण वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। चार्ज होने के कारण ये देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर डिटेल में पढ़े तब समझ में आएगी आपके। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी क्यों मूव करती है भाई, यहाँ पर सपोज सेल है या पावर हाउस है, समझ लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपके घरों तक आ रही है, या फिर समझ लीजिए यहाँ पे स्विच है, स्विच से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहाँ पर बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है, क्या हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यानी कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, तो इसी के कारण ये बल्ब ग्लो कर रहेगा। ओके, तो इसके लिए इसमें कंडक्टर का हम लोग यूज करते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, जो कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी किस में से पास हो सकती है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगी मैं। तो अब हम आते हैं डिस्कवरी पर, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पर। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, वो मेन जो लास्ट में जिन्होंने मेन, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है कि डिस्कवरी किसने करी, पहले जो एक्सपेरिमेंट हुए वो सब नहीं है आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में डिस्कवरी फाइनली किसने करी, किसने बताया कि वही है, वही मैं आपको बताऊंगी। तो जो जिन्होंने डिस्कवरी करी, उन साइंटिस्ट का नाम था जे जे थॉमसन। कौन सी ईयर में की थी, 1897। ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि डिस्कवरी किसने की, जे जे थॉमसन ने करी।
1897 में करी। उसने क्या करा, उन्होंने क्या करा, एक जो है ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ऐसे करके ट्यूब होती है, ग्लास की होती है, ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने ली और इसमें क्या करा, इसमें से एक तरफ देखिए कर दिया कैथोड एनोड, मतलब एक तरफ तो कैथोड प्लेट होगी, एनोड मतलब कि एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिसिटी, इसको यहाँ मैं इलेक्ट्रिसिटी से कर देती हूँ। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ बड़ा डंडा आता है, नेगेटिव की तरफ स्मॉल आता है, ये बात समझ लीजिए। और ये साइन होता है सेल का, क्लियर, ये सेल का साइन होता है ये, और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से इसका स्विच ऑन कर दिया गया, यहाँ सपोज स्विच है, इसका स्विच ऑन कर दिया, इस तरह से कुछ वो करा। पूरा एक्सपेरिमेंट आई थिंक आप लोगों के क्लास स्कूल में कराना चाहिए, और टाइम होगा तो मैं इनके एक्सपेरिमेंट्स की भी देखूंगी, आगे जाके वीडियोस बना दूंगी मैं। तो ये यहाँ पर क्या करा गया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास की गई तो ये देखा कि कैथोड से, और इसमें क्या रखा गया, गैस। क्या करा गया कि उसने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, वोल्टेज बहुत हाई दी गई, एट हाई वोल्टेज करीब समझ लीजिए 1000 टू करीब ये करीब आपका 5000 टू 10,000 वोल्ट, इतनी करीब यहाँ पे हाई वोल्टेज है। ये सब चीजें आपकी 11th क्लास में डिटेल में सब चीजें हैं। तो इतनी हाई वोल्टेज दी गई यहाँ पर, हाई वोल्टेज, और इसका जो था, जो गैस इसमें भरी थी उसका प्रेशर लो और लो प्रेशर था। इसके लिए यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर आपके मैंने वैक्यूम ट्यूब लगाई हुई है। तो वैक्यूम ट्यूब वाला क्या हो कि इसमें से प्रेशर तो इसका लो कर दिया गया, जिससे आप प्रेशर हाई और लो प्रेशर कर सके। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब लगाई गई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में होता है पहले एक करते हैं, फिर कभी हाई प्रेशर करेंगे, लो करेंगे, तो इसी तरह जब ये वोल्टेज कभी हाई करेंगे, लो करेंगे, वो देखते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट ऐसी होता है कि एक बार प्रूव हो गया फिर दोबारा देखेंगे गलत है सही है, देखिए और कैसे। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब, तो उसने करा क्या, फिर उस पर आते हैं कि हाई वोल्टेज और लो प्रेशर, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे, ये वर्ड आपको याद करना है, सिर्फ हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास की, ठीक है। तो यहाँ क्या दिखाई गया, यहाँ से रेज निकली, इसमें से, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से रेज निकलने लगी और कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी किस पर, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पर, तो इसमें से क्या हुआ, यहाँ से कुछ रेज निकली, उनका रेज का नाम रखा कैथोड टू एनोड, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो और उनका नाम रखा गया कैथोड रेज। इसके पास यदि जैसे सीधे स्ट्रेट जा रही, यदि हम जैसे ऐसे रेज जा रही हैं, यदि इसके पास हम लोग कैथोड प्लेट लेकर के जाते हैं तो क्या होगा, ये ऐसे की तरफ हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। यदि स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो आप उसमें आपको खुद पता चलेगा कि जैसे इसके पास में हम कैथोड प्लेट लेकर के जाएंगे तो ये क्या होंगी, ये ऐसे इधर की तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कैथोड क्या हुआ, पॉजिटिव, और रेज जो निकली वो भी पॉजिटिव है। तो सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड और जो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो तो यहाँ से जब यहाँ पर ये निकली रेस, तो इन रेस का नाम रखा गया कैथोड रेस। फिर दोबारा समझिए क्या करा गया, देखिए, पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, ये वाला डिस्चार्ज ट्यूब, streams of the minute particles were given out by the cathode, और उनका नाम रखा गया कैथोड रेस। तो ये जो है, इसमें से नहीं, जो भी गैस इसमें चेंज करेगी, हर एक गैस में से, इसमें से पूरी एक बीम की बीम जो थी यहाँ पर कैथोड से एनोड की तरफ दिखाई पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है, पार्टिकल्स हैं जो कि इधर से उधर मूव कर रहे हैं। तो सबकी सब भाई, यदि क्योंकि सारे नेगेटिव पार्टिकल्स क्या हुआ, सब पॉजिटिव की तरफ जाने लगे, एक तरह से पूरा सर्किट हो गया ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इसमें से सब वो दिखाई पड़ी। लिक्विड रखा मैंने, इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब द ग्रीनिश लाइट, ये in the gas discharge tube the greenish light produced when invisible cathode rays strike on the glass wall। तो जब हमने करा तो बेसिकली यहाँ पर
कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी, फिर से वही याद करवाती हूँ मैं आपको, हाई वोल्टेज लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो कैथोड से एनोड की तरफ एक बीम ऑफ हमारा रेज का गया, और उसकी तरह यदि हम कैथोड प्लेट को लेके जाएंगे तो वो दूसरी तरफ वो डिफ्लेक्ट होएगी। यानी कि इसका मतलब इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये क्या है, ये आपकी नेगेटिव है, और कैथोड भी क्या होती है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों हैं तो वो रिपेल करेंगे। यदि कैथोड प्लेट लेकर जाएंगे इसके पास में तो उसी तरफ डिफ्लेक्ट होगी, दूसरी तरफ वो चली जाएगी। तो इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, बाद में दिया गया। वैसे पहले इसको कहा गया कैथोड रेस, इसको कहा गया कैथोड रेस। तो द इलेक्ट्रिकली कैथोड रेज का द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज शोज दैट वन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स, कि जितने भी हमारे जो मैटर हैं उनमें सब में एक सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और कहाँ होता है, लोकेट। और ये तो फिर बाद में देखा गया, अभी जब एटम का वो डिस्कवरी हुई तब उसमें बाद में ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन होता कहाँ लोकेटेड है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है। वो तो भी एटम की जब डिस्कवरी बताऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन बाद में फिर रिजल्ट यही निकाला गया कि वो इलेक्ट्रॉन के आउटसाइड में होता है। मेन बेसिकली इससे डिस्कवरी हो गई कि जितने भी एटम्स हैं उनमें जितना किसी भी मैटर का एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अब इसी तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन के डिस्कवरी में क्या करा गया कि या तो आप ऐसे रखिए या इधर एनोड कर दो, इधर कैथोड कर दो। यदि एनोड और इधर कैथोड हम करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, उसी को रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो जब ये करेंगे तो क्या हुआ, एनोड से कैथोड की तरफ गई, क्या हुआ, एनोड से कैथोड की तरह से ये रे दिखाई पड़ी है। ये क्या थी, स्ट्रीम, और यहाँ पे क्या था, ये स्ट्रीम ऑफ हैवी पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन के मास से क्या होता है, बहुत कम होता है। देखिए ये मास है, ये देखिए उसका है 1 एटॉमिक मास है, इसका 1/1814 टाइम्स है। तो इसका यहाँ हमने देखिए वर्ड यूज करा गया मिनट पार्टिकल्स, यहाँ वर्ड यूज करा गया देखिए यहाँ पर हैवी पार्टिकल्स। तो क्या दिखा, जैसे कैथोड में देखा गया इसी तरह एनोड में देखा गया। और ये रिजल्ट किससे निकाला कि जब इधर जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है एक रेज है, अब क्योंकि जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जो जो एटम है वो उसका उस पर कोई चार्ज नहीं होता हैगा, कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब यदि उसमें नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव भी पार्टिकल होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने कर ली, फिर ये सोचा गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यानी कि उसमें नेगेटिव पार्टिकल है, तो नेगेटिव है तो इट मींस उसमें पॉजिटिव भी होगा, इसीलिए वो न्यूट्रल है एटम। ओके, वो चार्ज का वो जब किसी से रब करा कुछ जब ट्रांसफर तो वो चार्ज हो, अदरवाइज तो कोई भी हमारा वो क्या आपका न्यूट्रल है। तो इसी से रिजल्ट निकला कि पॉजिटिव भी होगा। वापस से फिर से वही एक्सपेरिमेंट करा गया, इसकी डिस्कवरी किसने करी, ई गोल्डस्टीन ने करी, इन्होंने करी। तो इसकी डिस्कवरी तो उन्होंने वो सेम वही एक्सपेरिमेंट हुआ, बट अब की बार क्या देखा गया, एनोड से कैथोड की तरफ रेज गई वो, तो उनका नाम क्या रखा गया, एनोड रेज रखा गया। और क्या कहा गया उन्हें, ये क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और क्या है ये, इनका नाम प्रोटॉन है। अब जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यदि हाइड्रोजन के एटम से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो उससे प्रोटॉन बचेगा। तो इट मीन्स यदि हाइड्रोजन में से क्या निकलेंगी, प्रोटॉन की रेस निकलेगी। ओके, तो यदि हम उसको निकाल दें तो उसने यही जो ये जो गोल्डस्टीन था उसने जो है उसकी प्रोटॉन की जो फॉर्मेशन को इस तरह से समझाया। उसने कहा कि जो हाइड्रोजन जो गैस है उसमें क्या है, उसमें एक तो एक ही हमारा प्रोटॉन होता है, एक ही क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो यदि उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को उसमें से रिमूव कर दें तो उसमें क्या बचेगा, उसमें प्रोटॉन बचेगा।
यदि हम नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर दें तो क्या बचेगा उसमें से, उसमें क्या बचेगा, आपका पॉजिटिव बचेगा। तो जब उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा। तो बेसिकली खाली ये पॉइंट्स आप लर्न कर लेंगे 9th क्लास में, इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि 11th में जब डिटेल में होगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपके उसमें सिर्फ क्या लर्न करना है, आपको सिर्फ आपको साइंटिस्ट का नेमिंग लर्न करने होंगे, और क्या एक्सपेरिमेंट कौन सी उसमें करा कि मतलब कौन सी रेज हुई, एनोड रेज क्या कहलाएंगी, कैथोड रेज क्या कहलाएंगी, क्या चार्ज है, पॉजिटिव है उनमें, नेगेटिव चार्ज है, कैसे करा, एक इस पे आपका हाई वोल्टेज लो प्रेशर, ये वर्ड आपको याद करने, बस 2-3 वर्ड याद करने, बाकी इतना डिटेल में इसमें से इस टॉपिक में से नहीं आता है। एमसीक्यूज ही आता है, डिटेल में 9th क्लास में बिल्कुल नहीं आता है। अब हम डिस्कवरी की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन जो होता है, मैंने आपको अभी बताया, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें 1 प्रोटॉन है और 1 ही क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक पॉजिटिव होता है। और जो ये हाइड्रोजन का है। अब हीलियम की यदि हम बात करेंगे तो हीलियम में क्या है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब हाइड्रोजन का देखा गया तो इसका जो मास है वो क्या आया, 1 एटॉमिक मास आया। फिर हीलियम का देखा गया तो हीलियम का जो मास था, जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव थे उसका मास क्या हुआ, डबल आया, जितनी रेज उसमें से निकली उसका डबल आया मास। तो अब ये सोचा गया कि मास डबल क्यों है, भाई जब 2 प्रोटॉन हैं यहाँ पर, ये 1 और 2, बट मास इसका डबल आया, तो ये हुआ कि ये दोनों क्या हैंगे। तो इससे ये हो कि भाई और ये जो भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, न्यूट्रल तो है, बट उसका मास क्या आ रहा है, वो ज्यादा आ रहेगा। जब मास ज्यादा आ रहा है तो ये हुआ कि इसका मतलब कि न्यूक्लियस में कोई और पार्टिकल भी, न्यूक्लियस में तो ये भी कि इसमें और पार्टिकल है तभी इसका मास ज्यादा है। इसी तरह और भी कार्बन का देखा गया, और सबका देखा, सबका जो जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है उसका, क्योंकि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ बीच में देखा गया कि जो न्यूक्लियस जो इसका मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर नहीं है, एटम का मास। तो अब ये हुआ कि इसका मतलब इट मीन्स इसमें एक पार्टिकल और न्यूक्लियस में है, जिसके कारण इसका प्रोटॉन, इसका जो है जो एटम है इसका मास ज्यादा रहेगा। तो इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट करा गया, जिन्होंने डिस्कवरी की उनका नाम था जेम्स चैडविक। क्या था, जेम्स चैडविक था जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने क्या करा कि अल्फा पार्टिकल, पहले समझिए अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं। अल्फा, इसको अल्फा इस बट लिखते हैं अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स एक तरह से, ये जो होते हैं अल्फा पार्टिकल, ये एक तरह से जो हीलियम है, हीलियम का क्या होता हैगा, 2 प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक मास कितना होता है, 2 होता है, और उसका सॉरी एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है। तो जो आपका न्यूट्रॉन, जो आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनमें चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं 2, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास कितना, 4 होता है। ये अल्फा पार्टिकल होता है, यानी एक तरह से हीलियम का जो एटम है उसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्लियर, इतना आप समझ लीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट हैगा ये। तो क्या करा गया कि अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे, इस पे आपका बेरिलियम पर इसको वो करा गया, अल्फा पार्टिकल को क्या करा गया, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की यहाँ पर वो करा गया। तो क्या देखा गया कि जब यहाँ पर, तो उसके बाद देखा कि इसका जो एटम था, ऐसे समझिए यहाँ एटम था, यहाँ पर ये बीच में न्यूक्लियस है, तो जब अल्फा पार्टिकल यानी क्या हुए, पॉजिटिवली हुए, तो इसमें से अल्फा पार्टिकल यहाँ पर भी क्या है, वो 2 है। तो यहाँ यदि इसमें से वो क्या हुए, पार्टिकल्स क्या हुए, सीधे निकल गए, अल्फा पार्टिकल क्या थे, सीधे निकल गए। अब सीधे क्यों निकले भाई, उनको जब यहाँ पर पॉजिटिव है कुछ जगह पर क्या हुआ, सीधे निकल गए
पार्टिकल्स, कुछ तो गए, कुछ तो यहाँ वापस कुछ सीधे निकल गए। अब सीधे जो गए वो सीधे क्यों गए? जब यहाँ पे पॉजिटिव है, प्रोटॉन खाली यहाँ पर है, यानी बीच में न्यूक्लियस से प्रोटॉन है, तो उसे रिपेल हो जाना चाहिए, क्योंकि सेम जो साइन क्या होते हैं, सेम चार्ज क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। बट वो पार्टिकल्स क्या थे, वो बैक नहीं गए, रिपेल नहीं गए, सीधे निकल गए कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल गए। तो इससे रिजल्ट निकला कि इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा भी पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज ही नहीं है, कोई ना कोई पार्टिकल, या तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है या फिर कोई चार्ज नहीं है। ब्लैंक स्पेस तो है नहीं, न्यूक्लियस में यहाँ पर है। तो यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पर जो दूसरे वाले पार्टिकल है, कोई ना कोई यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल भी है, जिसके कारण वो पार्टिकल क्या हुए, वो सीधे निकल गए, स्ट्रेट निकल गए। इससे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। डिटेल वही बता रही 11th क्लास में है। सिर्फ आपको इतना करना है कि अल्फा जो पार्टिकल की किस पे करी, आपके बेरिलियम न्यूक्लियस पर करी गई। जो बेरिलियम होता है वो क्या होता है, 4 प्रोटॉन होते हैं, उसमें 5 न्यूट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। और यहाँ और जो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वो किसका, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब दो देखिए इसमें प्रोटॉन है, देखिए ऐसे समझिए, फिर अब आप दोबारा से कि ये समझ लीजिए हीलियम का वो है, ठीक है, ये पॉजिटिव आ गए, ये आपका बेरिलियम का है, देखिए सॉरी बेरिलियम का है, मैं बड़ा सा बना दिया मैंने, 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 5, एक ये भी है एक्स्ट्रा है। तो जो यहाँ पर प्रोटॉन होगा वो तो देखिए वापस आ गया, पॉजिटिव है, लेकिन जो 2 न्यूट्रॉन है अल्फा पार्टिकल में, न्यूट्रॉन है, वो क्या होंगे, वो सीधे चले गए। क्यों सीधे चले गए, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अब समझ में बात आई आपके कि हीलियम अल्फा पार्टिकल का 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन तो उसमें आ जाएगा, बैक आ जाएगा, बट कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए। सीधे जो निकले वो क्या है, यानी उसमें चार्ज नहीं है, ये इससे रिजल्ट निकाला गया। तो इट मीन्स हर एक उसमें क्या हुआ कि जो भी एटम होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा वहां पर एक न्यूट्रल चार्ज भी होता है, जिसपे चार्ज तो कुछ नहीं होता है, बट उसका मास क्योंकि डबल है, मास डबल भी होता है, न्यूट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं प्रोटॉन से, तो उससे रिजल्ट निकाला गया कि प्रोटॉन है और साथ में एक दूसरा उसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया, वहां पे दूसरा पार्टिकल भी न्यूट्रॉन भी है, इसीलिए न्यूक्लियस का मास क्या होता है, वो ज्यादा होता है और उस पे चार्ज कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे सेम चार्ज है, इसलिए वो आपका न्यूट्रल है। तो इस पे जो न्यूट्रॉन होता है उस पे कोई भी चार्ज नहीं है, वो कहाँ, न्यूक्लियस में होता हैगा, इसीलिए उसका मास ज्यादा है। तो ये जो मिस्ट्री थी कि जो है उसमें जब से प्रोटॉन है तो उसका मास ज्यादा क्यों है, मास इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है। ओके, उसके मैंने यहाँ लिख रखे हैं, मैंने यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन इसका जो रिलेटिवली मास किससे, एक्चुअली हाइड्रोजन से रिलेटिवली मास लेते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मैं आपको बता रही हूँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मास किससे निकालते हैं, क्योंकि बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वहीं पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो इसका उससे से जो हम रिलेटिव मास का मतलब हुआ हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास हमारा होता है, उसी से रिलेटिव लेते हैं। तो जो एक प्रोटॉन पर कितना मास होता है, एक हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है, उतना ही न्यूट्रॉन पर, दोनों एक सेम होते हैं। और चार्ज क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन पर मास क्या होता है, बहुत कम होता है प्रोटॉन से, इसीलिए हम कहते हैं कि मेन मास जो एटम का कहाँ पर है, न्यूक्लियस में है। और इस पे इलेक्ट्रॉन पे मास देखिए बहुत कम, 1/1814 टाइम एटॉमिक मास है, इतना कम होता है। तो इसको नेग्लिजिबली लेते हैं और सारा के सारा मास हम क्या मानते हैं कि एटम के बीच में होता है, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब मैं आगे इसके न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई वो बताऊंगी, फिर आगे एटम से